नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टोटल 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। आप यहां पे देख सकते हो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। आज कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 4 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का प्रैक्टिस सेट है, जीके जीएस का। कंप्लीट जीके जीएस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, या आप नीचे जाके सर्च कर सकते हो एसएससी हब टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितनों एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है जो 2 सदस्य हैं उनको भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि 104वें संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया इसे। जो ये एंग्लो इंडियन सदस्य थे उनको नियुक्त करने की प्रथा को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT 31 क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, GSAT 31 क्या है? एक दूरसंचार उपग्रह है। देखो, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किससे? उपग्रह से रिलेटेड, यानी कि ये उपग्रह का नाम दे दिया, कभी एप्पल का नाम दे दिया। एप्पल भी एक उपग्रह था, पिछले सेट में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे एक उपग्रह का नाम दे दिया, पूछ रहा है कि कौन सा उपग्रह? दूरसंचार उपग्रह, प्रायोगिक उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। तो GSAT एक दूरसंचार उपग्रह है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपने ये साइंस एंड टेक में जो अंतरिक्ष के जितने भी है इसरो द्वारा जो भी किया गया है उसको आपको जरूर रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल MS एक्सेल यानी ऑफिस में वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती हैं? देखो, एक्सेल में जो ये पंक्तियां और ये कॉलम्स होते हैं उनको एक सीट को क्या बोलते हैं? वर्कशीट। वर्कशीट समझो, वर्कबुक में समझिए। तो बताइए कि डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी होती है 2010 में? तो इसका राइट आंसर है 3 होती हैं। उनका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? सीट 1, सीट 2 और सीट 3। सीट 3 इंग्लिश में लिखा होता है सीट, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अब देखिए 2010 में ये जो रो और कॉलम्स बने होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? यानी सीट 1 में इतने होंगे, सीट 1 2 में इतने, और सभी में इक्वल होंगे। बट रो और कॉलम यानी कि पंक्तियाँ और कॉलम, पंक्तियाँ और स्तंभों की संख्या कितनी है? तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने स्तंभ हैं। देखो, पंक्तियाँ कितनी हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कंप्यूटर सेगमेंट में। पंक्तियाँ और कॉलम, कितने कॉलम हैं और कितनी पंक्तियाँ हैं? तो टोटल कॉलम है 16,384 और टोटल पंक्तियाँ हैं 10,48,576 पंक्तियाँ। इनको याद रखना है, याद कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में लागू हुए, किस वर्ष लागू हुए राजभाषा अधिनियम धारा 3 के तहत अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा? यानी कि कौन सा अधिनियम था उसमें अंग्रेजी भाषा जारी रही? यानी किस वर्ष अंग्रेजी भाषा जारी रही राजभाषा अधिनियम के तहत? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो राजभाषा अधिनियम है वो कब का है? वो है 1963 का। 1963 में क्या है? राजभाषा अधिनियम। जबकि जो इंग्लिश का भाषा का उपयोग जारी रहा वो कब से रहा? 1965 से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी पूछे तो 1965, जबकि राजभाषा अधिनियम कब का था? 1963 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का संचयन करने वाला ऊतक कौन सा है? यानी संचयन इकट्ठा, वसा को कौन इकट्ठा करता है हमारे शरीर में? जो हमारा शरीर है उसमें वसा को वसा ऊतक द्वारा इकट्ठा किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून यानी हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर बताइए। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रयास किया ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा सबसे ज़्यादा क्या किया गया? प्रयास किया गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में सबसे दक्षिणतम छोर में कौन सा बिंदु है, बताइए। देखिए ये हमारा भारत है। देखो भारत की मुख्य भूमिका पूछे तो इसका नाम है कन्याकुमारी, मुख्य भूमिका। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे नीचे तक बना हुआ है। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट बोलते हैं लास्ट पॉइंट को। इंदिरा पॉइंट की जो डिग्री स्थिति है वो क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा पॉइंट कौन सी डिग्री स्थिति पर है। तो यह है 6 डिग्री और 8 मिनट नॉर्थ पे स्थित है इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। जबकि कन्याकुमारी की जो पॉइंट स्थिति है यानी कि अक्षांश देशांतर में स्थिति है इसकी, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इसकी स्थिति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था 10 लाख की जनसंख्या से अधिक आबादी वालों में। देखिए 2020 का इम्पोर्टेंट नहीं है अब के लिए, अब इम्पोर्टेंट कि वर्तमान में कौन सबसे स्वच्छ शहर था। पहले भी इंदौर था, आज भी इंदौरी, एमपी का जो इंदौर है वो सबसे स्वच्छ शहर है 10 लाख की श्रेणी में ऊपर। इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है पूरे भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती खालिस्तान की महान विदुषी थी, यानी कौन सी भाषा का ज्ञान था पंडित रमाबाई को, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर है पंडित रमाबाई को संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि पैसेंजर ट्रेन का मतलब ये है कि लोग उसमें बैठकर आवागमन कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर है 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ के बीच में, बॉम्बे से ठाणे के बीच में, यानी बोरी बंदर से ठाणे के बीच में, यानी बॉम्बे से ठाणे के बीच में, बॉम्बे से ठाणे के मध्य पहली जो पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें 400 लोग सवार थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 400 लोग पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, दूरसंचार क्षेत्र में आईएसपी का अर्थ क्या है, बताइए। आईएसपी का मतलब क्या है, देखो इसका राइट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कुछ यहाँ पे और बता देता हूँ कि आपको याद रहे। देखो जैसे डीएसएल का फुल फॉर्म है डायल अप, डायल अप, ये डीएसएल आ जाए तो आपको डालना है डायल अप। दूसरा आ जाए आईएनएसपी, तो इसमें क्या जोड़ना है आपको, इंटरनेट। आईएनएसपी आ जाए तो आपको इंटरनेट नेटवर्क सेवा प्रदाता, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर भी जोड़ सकते हो। यहाँ पे देखो इंटरनेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर इंग्लिश में पूछी जाती है, हिंदी में बहुत कम थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईएनएसपी पूछा जाए तो आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का क्या नाम है अन्य। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। यह जड़त्व का नियम है, यानी प्रथम नियम है। और जो गति का दूसरा नियम है उसमें यह है कि किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी त्वरण और बल की मात्रा पर निर्भर करता है, समझे, गति का दूसरा नियम। और गति का तीसरा नियम है वो क्या है, मैं आपको बता दूं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसे गति का तीसरा नियम बोला जाता है। यानी कि एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ, यदि आपने किसी को पीटा तो वो भी आपको पीटेगा, यानी कि रिएक्शन हुई, आपने उसको पीटा उसने आपको पीटा, यानी अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि आप किसी को धक्का दोगे तो वो आपको धक्का देगा वापस। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, गति का तीसरा नियम है न्यूटन की गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोइन डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 किसने जीता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको नहीं करवाऊंगा क्योंकि ज़्यादा डेटा आप अपने मस्तिष्क में याद मत करना, पुराना हो चुका है 2019 का। लेटेस्ट का जो भी अवार्ड पूछा जा रहा है जैसे साहित्य गोल्डन पुरस्कार या जो भी है उन सभी को याद कर लेना।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता। मतलब ये पूछ रहा है कि सुशील कुमार किससे संबंधित हैं, खिलाड़ियों को नाम देगा और संबंध पूछेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है, यानी सुशील कुमार पहलवान है। यदि नाम दे दे गीता फोगाट, सुमिता फोगाट, बजरंग पूनिया या कोई भी, तब आपको ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है खिलाड़ी, तो ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 तक भौतिकी के लिए 2 बार किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए कौन सा व्यक्ति है जिसे 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को 2 बार पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार। पहला पुरस्कार दिया गया 1956 में, जबकि दूसरा पुरस्कार कब दिया गया, 1972 में। ध्यान रखिएगा इस बात को, जॉन बार्डिन को 2 बार भौतिकी का पुरस्कार मिला है। पहला पुरस्कार मिला था जो टेलीफोन और रेडियो के निर्णायक साबित होने के लिए, और दूसरा पुरस्कार जो मिला वो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के तौर पर इन्हें दिया गया, 2 बार पुरस्कार। नेक्स्ट है चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है, यानी कि चींटी जब डंक मारती है तो हमें दर्द होता है, तो हमारे शरीर में वो जहरीला अमल छोड़ती है, तो कौन सा अमल है। इसका राइट आंसर है मेथेनोइक अमल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अमल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी सूरत में स्थापित की गई थी। अंग्रेजों ने सूरत में ही अपना व्यापार और जो भी था वहाँ से पोर्ट नज़दीक पड़ता था, इसलिए सूरत में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक अधिनियम कब पारित किया गया। भाई क्वेश्चन लंबा है, सीधा सीधा इसका क्वेश्चन का पूछने का अर्थ यह है कि परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर। 2015 में परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक अधिनियम पारित किया गया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है, यानी ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है। इसका राइट आंसर है जोब हार्टसेन द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया। कब किया गया आविष्कार, 1994 में। जो ब्लूटूथ विकास की टीम थी, यानी जिस टीम ने मिलकर ब्लूटूथ को बनाया, उसका नेतृत्व कौन करते थे, जोब हार्टसन। 1994 में इसको बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस को नोबल गैस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है। आर्गन क्या होती है, ये गंधहीन और रंगहीन गैस होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, गंधहीन और रंगहीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 तक भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2020 तक कितने, अब कितने वर्तमान में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी को पता है तो कमेंट करें। देखो अब जो वर्तमान में कितने, देखो अप्रैल 2025 तक का डेटा बताता हूँ आपको। अप्रैल 2025 तक भारत में टोटल 25 परमाणु रिएक्टर हैं। परमाणु रिएक्टर, ध्यान रखिएगा इस बात को, लेटेस्ट बात है, रिएक्टर जो लेटेस्ट डाटा के अनुसार है, इसको नहीं ध्यान रखना है 2020 के को, 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर अमरावती उच्च न्यायालय, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। कब बनाया गया था, ये बनाया गया था जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है जो सबसे नवीनतम है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट सबसे नवीनतम है, ध्यान रखिएगा इस बात को, आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सीधी सीधी बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। बताइए इसकी स्थापना 1875 में की गई, ये दे रखा है प्रश्न में, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखो
इसकी स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा की गई। कब की गई? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है वर्गीज कुरियन को भारत ये श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारतीय श्वेत क्रांति कब शुरू हुई? 1970 ईस्वी में जो भारतीय श्वेत क्रांति है वो शुरू हुई। भारतीय श्वेत क्रांति क्यों शुरू हुई? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूध के लिए। सीधा सीधा आप याद रखिए, श्वेत मतलब दूध, दूध के लिए क्या शुरू हुई? जो श्वेत क्रांति है वो शुरू हुई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? बताइए इसका राइट आंसर। इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी। देखो, जो 1934 का भारतीय रिजर्व अधिनियम आया था उसके तहत अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1934 का तो अधिनियम था और 1935 में इसकी क्या की थी? स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा खालिस्तान की जीत में के जश्न में बनाया गया। बताइए। पहले भी आ चुका है यह प्रश्न। सेट नंबर 1 या 2 कन्फर्म नहीं है, सेट नंबर 1 या 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। सॉरी, प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया है कि वहाँ पे डेट पूछ रखा था कि कब ये किया गया। देखिए यहाँ पे है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि वो कब था? 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर में क्या किया गया? बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? आगरा में है। ध्यान रखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है, यानी कि प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। जो टाइगर मैन है वो क्या है? कैलाश साखला। टाइगर मैन कैलाश साखला। ध्यान रखिएगा इस बात को, कैलाश साखला, टाइगर मैन कैलाश साखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? बताइए इसका राइट आंसर। देखो, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो उसका निर्माण कब से चला और कब तक हुआ? 1644 में स्टार्ट हुआ और 1656 में इसका कार्य पूरा हुआ। यदि चालू वर्ष पूछ रहे यानी कि जामा मस्जिद का निर्माण शुरू कब हुआ, तब आपको 1944 बताना है, और पूर्ण कब हुआ? 1956 में। किसने बनवाया? शाहजहां ने। जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? शाहजहां द्वारा ये जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसका निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? यानी कि पुस्तक का नाम है भारत गांधी के बाद, इंडिया आफ्टर गांधी। इंग्लिश में यह पुस्तक बहुत पॉपुलर है, इंडिया आफ्टर गांधी। किसने लिखा है बताइए? ये बुक लिखी है रामचंद्र गुहा द्वारा, इंडिया आफ्टर गांधी। ये ना देकर ये भी दे सकता है, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी। तब भी इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किस किस के मध्य चलाई गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी चलाई गई थी, और दूसरी का बताइए। दूसरी नई दिल्ली से कटरा के मध्य दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई। आया समझ में? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के मध्य और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 22 राजभाषाएं सम्मिलित हैं। मैं एक एक करके नाम बोल रहा हूं उनका, उन भाषाओं को आपको याद रखना है। ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सी भाषा भारत की राजभाषा में सम्मिलित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन सी भाषाएं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत।
सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सभी 22 राजभाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में क्या है, सम्मिलित की गई हैं। अभी तक 22 राजभाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सितंबर 1984 में गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? या ऐसे मान लो कि प्राइस डिसाइड में इसका मेन फैक्टर रोल है। इसका राइट आंसर है CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। CACP का पूरा नाम क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। यहाँ पे लिख देता हूँ, कृषि लागत और मूल्य आयोग, और मूल्य आयोग। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, CACP का पूरा नाम पूछ ले, कृषि लागत और मूल्य आयोग। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? देखिए इसमें 10 तो अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य। गैर स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का। सॉरी, यहाँ पे जो गैर स्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यानी 2 वर्ष के लिए उन्हें जो UNSC है यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता दी जाती है 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? यानी टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है यव। यव जो नाम का पौधा है उससे टैक्सोल प्राप्त किया जाता है। जो टैक्सोल है वो किस काम में लिया जाता है? टैक्सोल कैंसर के इलाज में सबसे मुख्यतः काम लिया जाता है। जो यव नाम का पौधा है वो कहाँ पाया जाता है? वो अमेरिका में पाया जाता है। जो अमेरिका में यव नाम के पौधे की जो छाल होती है उससे टैक्सोल प्राप्त किया जाता है। जो टैक्सोल होता है वो छाल से प्राप्त किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांबर झील कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। देखो झीलों के नाम पूछता है सीधा, ये झील कहाँ स्थित है? तो NTPC का पेपर रहता है और राज्य देगा सीधा सीधा। तो सांबर झील राजस्थान में स्थित है। ये खारे पानी की झील है और नमक का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? देखो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को क्या बोलते हैं? RTE अधिनियम। यानी RTE अधिनियम कब आया? इसका राइट आंसर है 2009 में। पूरी डेट भी पूछ लेता है, 4 अगस्त 2009 में RTE अधिनियम आया। इसमें यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये संविधान संशोधन किया गया तब उसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना हुई तो भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात क्या होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। इसका राइट आंसर है 943। 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार, वुमेन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत में नौगम्य अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है? बताइए। इसकी टोटल लंबाई है 14,500 किलोमीटर टोटल लंबाई है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो भारत की कुल नौव्य लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। देखिए जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण है उसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। यहाँ आप देख लिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका जो हेडक्वार्टर है
वो नोएडा में स्थित है। यहाँ पे लिख देता हूँ नोएडा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका की महासभा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की आपूर्ति और सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई। किसकी? यूनिसेफ की। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी अमेरिका की महासभा ने सोचा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए या उनकी देखभाल के लिए एक क्या बनाया जाता है, संस्था बनाया जाता है। उसका नाम क्या रखा गया है? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए, आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त हो चुका है। मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, एक्सपेक्टेड भी बता दिया है, करंट में जो पूछा जा सकता था वो भी सभी एक्सप्लेनेशन दे दिए। भाई, इस सेशन को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छा अच्छा कंटेंट बना के लेके आएँ। यदि जो हमारी ये वीडियो है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।